चलिए क्लास को प्रारंभ कीजिए। भूगोल में पिछला क्लास याद किया है सब? चलो रे शुरू कर, तुम्हारे तो पूछ शुरू करे कराओ। पांचों मंडल के नाम बताओ। बाह्य मंडल से शुरू है। अच्छा बाह, चलो ऊपर ही से नीचे आवता। बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्य कहाँ गली? हाँ सब मंडल ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर कंटिन्यू चलना, नहीं तो ऊपर नीचे कर देता है। चल बोल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहां पर? 16 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। हाँ अब सही है। और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। बैठ जाइए। बाकी लोग भी रटा है सब। चलिए हम लोग देखें, वायुमंडल के संस्तरण पे चल रहे थे। ध्यान दो, चलिए पिछले क्लास आपको बताए थे कि इसको हम लोग मान लिए कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। और पृथ्वी में आप सभी लोग को याद होगा कि इसमें यहाँ पे कितना किलोमीटर? 8। ध्रुव पर कितना किलोमीटर है? 8। और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर। और यही जो हम लोग देखे, इसी को हम लोग कहे कि यह बीच में कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल हम लोगों को पूरा पिछले क्लास में हो गया। इसके चारों तरफ से हम लोग देखें, इसी का 1.5 किलोमीटर एक लेयर था जिसको हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद चारों तरफ से देखें, 50 किलोमीटर तक के हिस्से में इसी का नाम क्या है? समताप मंडल। और फिर हम लोग देखें यहाँ से 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हम लोग देखें कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। और फिर हम लोग देखें कि 80 से 640 किलोमीटर की दूरी पर यही जो हम लोग देखे, यह आयन मंडल है। और आयन मंडल से ऊपर जो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल तो पिछले क्लास में सब तो बेसिक बात हम लोग सुन चुके थे। अब आज देखते हैं, खड़ा हो तो कौन रूटीन है रे? खड़ा हो, कोई नहीं बोलना, सिर्फ उसके लिए है। बोलो, मध्य मंडल सबसे ज्यादा मोटा होगा विषुवत रेखा पर कि ध्रुव पर? बैठ जाइए, तुम बताओ रे। मध्य मंडल की मोटाई अधिक होगी विषुवत रेखा पर कि ध्रुव पर? ध्रुव पर। बैठ जाइए। बोलो बाकी लोग आंसर। मध्य मंडल की मोटाई ज्यादा होगी विषुवत रेखा पर कि ध्रुव पर? हाँ तो गधे सब जगह बराबर होगी। गजब नालायक है रे। 50, हाँ समताप पिछला दिन समझाए थे ध्रुव पर ज्यादा हो, तो इस समताप में ना सिखाए थे रे। इसका 50 सब जगह हो ही गया। अब 50 से 80 सब जगह है ही है, तो इसलिए सब जगह बराबर हो। सिर्फ 2 का चेंज होता है। क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर ज्यादा, समताप मंडल ध्रुव पर ज्यादा, बाकी सब समान हो। बोलो क्लियर है सबका? अब हम लोग पिछले क्लास में ये सब देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है? समताप मंडल। तो हमको लगता है हेडिंग भी आपको दिला दिए थे, एक क्वेश्चन भी करवा लिए थे। समताप मंडल, नीचे जो नहीं हेडिंग दिए वो हेडिंग दे दीजिए। समताप मंडल, समताप मंडल। और स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से समझो। जिन लोगों का ध्यान बोर्ड पर आ जाएगा उन लोगों का क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। पहला तो स्टेप सारे बच्चे लोग का क्लियर हो चुका होगा कि समताप मंडल के बारे में हम लोग देखें कि समताप मंडल की जो चौड़ाई है वह विषुवत रेखा पर
16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। और अगर हम ध्रुव पर बात करें तो 8 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। और ध्रुव पर समताप मंडल की मोटाई अधिक होती है। ये लाइन क्लियर है सबका? आपको ज्यादा मोटाई विषुवत रेखा पर है कि ध्रुव पर है? ध्रुव पर 8 से 50, विषुवत रेखा पर 16 से 50। ये तो लाइन स्पष्ट है सबका। अब इसमें हम लोग देखें नाम क्या है, समताप मंडल। तो नाम के अनुसार ही काम है। जैसे जैसे हम पढ़े थे क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको याद है 165 मीटर पर 1 डिग्री सी तापमान में कमी आती है। इसमें ऊंचाई पर जाने से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इसका नाम ही समताप मंडल है, ताप समान होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर ऊंचाई में समताप मंडल में जाने से तापमान बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा? समताप मंडल में स्थिर रहेगा, क्षोभ मंडल में घटेगा। तो ये बताओ, ये भी लाइन क्लियर है सबका? अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझनी। यह इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो समताप मंडल आप देख रहे हो इसमें एक ध्यान से बात समझनी है कि यहाँ पर जो एक स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ये जो स्टेप हमने बना, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच, यहाँ पे ओजोन गैस का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस परत को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखना है सबको। कई टुटपुंजिया किताब में ओजोन को भी एक मंडले बता देता है, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन एक परत है। और यह ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में है। ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। समताप मंडल की मोटाई 16 से 50 और 8 से 50। जब इसमें हम लोग 20 से 35 के बीच रहते हैं तो बहुत ही घना ओजोन गैस है। और इसी परत को हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत करता क्या है? ओजोन का फार्मूला होता है O3। अब देखो, पृथ्वी से केवल 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ से ओजोन का एक लेयर है, 20 से 35, लगभग 15 किलोमीटर में सबसे ज्यादा। यह क्या करता है? सूर्य से निकलने वाले कई किरण, एक किरण है दृश्य, जिससे देखते हैं तो ये भेज देता है। कैसे? चाय छन्नी। चाय छन्नी क्या करता है? चाय को भेज देता है, पत्ती को रोक देता है। तो ये जस्ट लाइक चाय छन्नी है। ये सूर्य में दृश्य प्रकाश को भेज देता है, इस सूर्य से निकलने वाले अवरक्त प्रकाश को भेज देता है। लेकिन हमारे लिए जो हानिकारक है पराबैंगनी, उसको ये परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ओजोन जस्ट लाइक एक छाता का काम कर रहा है। सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण को यह परावर्तित करता है। पराबैंगनी किरण में एक गुण होता है, हमारे त्वचा में मिलेगा तो त्वचा कैंसर कर देगा। और अगर ओजोन परत नहीं होता तो सारे सजीव, गाय भैंस, सब को त्वचा कैंसर हो जाता धूप में निकलने से। और हम लोग सब के लिए नुकसानदेह था। ये ओजोन परत इसको रिफ्लेक्ट करता है, सबको परावर्तित करता है। तो जस्ट लाइक छाता का काम कर रहा है। इस ओजोन परत का दुश्मन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग CFC कहते हैं। ये प्रशीतक उपकरण से निकलते हैं। प्रशीतक का मतलब ठंडा करने वाला उपकरण। अब कोई मशीन है जो ठंडा करता है, तो उस मशीन से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? यह ओजोन गैस जो आप देख रहे हो, इसको O2+O में तोड़ देता है। देखिए CFC O2+O में उसको ब्रेक कर देता है, परत को ही तोड़ देता है, इसमें ओजोन नहीं रहा। और अगर वहां O2O है तो पराबैंगनी किरण आ जाएगा, ओजोन है तो रोक देगा।
ये नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। निसेंट ऑक्सीजन बहुत एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, और इसी कारण फिर O2 और O में मिल करके O3 बनाता है, और ये दोनों क्रिया चलते रहती है। ऊपर में डेली ओजोन O2 प्लस O में, फिर O2 प्लस O ओजोन में, ये खूब चलते रहता है, टूटा जुटा टूटा जुटा। अब कभी ऐसा हो जाए कि टूटने का स्पीड ज्यादा है और जुटने का स्पीड कम है, तो वहां पे टूट ज्यादा रहा है, जुट स्लो रहा है, तो वहां ओजोन का कमी और इनकी अधिकता होती है। इसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। देखो कई नालायक लोग को कहते हैं ओजोन छिद्र, तो सोचता है बांस उससे हुर के वो होल कर दिया हो। यहाँ ओजोन छिद्र का मतलब ही कोई छेद नहीं है, तुमको दिखाई नहीं देगा। वहां केवल है O3 O2 और O में टूटा हुआ ज्यादा है, O2 और O3 में जुटा हुआ कम। तो इस टूटने जुटने की प्रक्रिया में टूटने की प्रक्रिया फास्ट और जुटने की प्रक्रिया स्लो, तो इसी को कहते हैं कौन सा, ओजोन होल। और अगर ओजोन होल हुआ तो यहाँ ओजोन की कमी से पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बीच में 80 के दशक में अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र देखेंगे, तो हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दी। फ्रिज एसी अब बनते हैं, प्रशीतक उपकरण अब भी है, लेकिन उसमें शर्त है CFC रहित होना चाहिए। ई गैस का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा ठंडा करेगा, लेकिन वो हमारे ओजोन के लिए खतरनाक। ओजोन में अगर छेद हो गया तो हम लोग का रूटीन बदलना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे लेकिन रूटीन होगा रात 9:30 से 12:30। बच्चों का स्कूल चलेगा रात 10 बजे से सवेरे 4 बजे भोर तक। सूर्य उगने के पहले सबको घर पहुंच जाना है और चुपचाप सूत जाना है। रात भर जितना घूमिए, सूर्य में घूमेगा तो कैंसर हो जाएगा। और 80 के दशक में देखो ये अंटार्कटिका के पास छेद हुआ, और अंटार्कटिका के नजदीक ऑस्ट्रेलिया था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में लोगों को त्वचा कैंसर वाला बीमारी ज्यादा होने लगा। वहां कोई मैच भी खेले तो क्रीम उरीम जो है सूर्य से सुरक्षा के लिए लोग लगा के खेले, कि पूरा लगा लीजिए, एक्स्ट्रा भी रखिए, कहीं कुछ लगे तो उसको लगाना है, नहीं रखिएगा तो आपको त्वचा कैंसर तक हो सकता है। अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया कंप्लीट खत्म है, हम लोग का ओजोन अभी बैलेंस फेज में चल रहा है। तो इतना आपको ओजोन परत से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सारे बच्चे समझ गए ओजोन परत कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। क्या ओजोन कोई मंडल है? नहीं। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर में ओजोन गैस का घनत्व ज्यादा है, इसी को हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। बोलो ये स्टेप क्लियर हो गया है सबका? जल्दी से नोट करें। समताप मंडल में नीचे लिखिए नीचे लिख दीजिए समताप मंडल, नीचे डैश देके लिखे विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। तथा ध्रुव पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। आठ किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए समताप मंडल की मोटाई
समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर अधिक है। ध्रुव पर अधिक है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। ऊंचाई बदलने से समताप मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखिए समताप मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है। 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ओजोन गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। इसे ओजोन परत कहते हैं। इसे ओजोन परत कहते हैं। इसे ओजोन परत कहते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए। डैश देके ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। नीचे डैश देखिए, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रैकेट में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रैकेट में CFC के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन परत का क्षय होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। CFC गैस के कारण
CFC गैस के कारण ओजोन गैस O2 और O में टूट जाता है, और पुनः यह प्रतिक्रिया कर O3 में बदलता है, O3 में बदलता है। पुनः यह प्रतिक्रिया कर O3 में बदलता है, O3 में बदलता है। यदि इसके टूटने का दर इसके जूटने के दर से अधिक होता है, यदि इसके टूटने का दर इसके जूटने के दर से अधिक होता है, तो इससे ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। इससे ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। अब ये बताइए, ये ओजोन के बारे में भी पूरा क्लियर हो गया। क्या ओजोन एक परत है या ओजोन एक मंडल है? परत है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। क्लियर है सबका? अब समताप के बाद हम लोग चलेंगे मध्य मंडल। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, मध्य मंडल। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। चलिए सुनेंगे आप। जो लोग मेरे साथ खूब बढ़िया से ध्यान दे दोगे उनको क्लियर हो जाएगा, और खूब बढ़िया से हमारे साथ ध्यान देना है। सीखिए, मेसोस्फेयर मध्य मंडल क्या है? तो गंभीरता से सुनना। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। क्या इसकी ऊंचाई ध्रुव पर ज्यादा है कि विषुवत रेखा? तो सभी जगह समान है। ध्यान दो रे, जो ध्रुव और विषुवत है वो हो गया कहां पे? क्षोभ मंडल में। क्षोभ में और समताप में ये हो गया बैलेंस। यहाँ क्षोभ में और मध्य मंडल में, समताप मंडल में बैलेंस हो गया, लेकिन इसके बाद जो अब चलेगा सब बराबर चले। तो इसीलिए इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई सभी जगह क्या है? समान है। मध्य मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ऊंचाई पर जाने से ताप घटता है। ये अंतिम घट रहा है, इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ऊंचाई पर जाने से ताप घटता है। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना पे आएगा? 80 किलोमीटर। और इस पर सबसे निम्न ताप होता है, इसीलिए इसको मेसोपास के नाम से जानते हैं। अब पिछला आपको याद होगा ट्रोपोपास। ट्रोपोपास पढ़े थे ना? तो ट्रोपोपास का मतलब क्षोभ सीमा। इसको हम लोग मेसोपास कहते हैं। कहां पे? 80 किलोमीटर पर। और यहां सबसे निम्न टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस मंडल का तापमान सबसे न्यूनतम होता है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य मंडल। बताओ ना जी, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने से घटेगा और समताप में बराबर रहेगा, फिर घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा, तो सबसे कम यहीं पर ना होगा। इसलिए किस मंडल में तापमान सबसे कम होता? मध्य मंडल। यहाँ तापमान सबसे कम होता है। और ध्यान से सेट करेंगे, यहाँ पे तापमान सबसे कम कहाँ पे है? मेसोपास। मेसोपास का मतलब कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर।
और यहां तापमान लगभग कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस है। और मेसोपास में सबसे इंपॉर्टेंट है उल्का पिंड संबंधी घटना इसी में होते हैं। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर कई पिंड घूम रहे हैं और वो प्रतिदिन पृथ्वी के आकर्षण के अधीन आते हैं। जैसे ही आते हैं तो मध्य मंडल में टेम्परेचर कम है और गैस है, तो घर्षण से वो धीरे धीरे जलने लगते हैं। और जैसे ही जलते हैं तो पृथ्वी से ही दिखाई देने लगता है कि हाँ जलते हुए कुछ गिर रहा। तुम लोग कई बार अंधेरा में देखा होगा कि जलते हुए कुछ गिरते दिखाई दे रहा, तो समझना कि वो मध्य मंडल की घटना है। और कौन सी घटना है, उल्का पिंड। अगर बिना पूरी तरह जले हुआ आ गया तो उसको उल्का पिंड कहेंगे, जल गया तो उसका नाम उल्का। कई लोग उसी को टूटा हुआ तारा कहता। सिनेमा में देखा होगा कि टूटल तारा देख के जो मांगोगे हो जाएगा। वो सब टूटा हुआ तारा है ही नहीं, वह क्या है, उल्का है। और जो तुमको जलते दिखाई दे रहा है वो किस मंडल में दिखाई दे रहा है, मध्य मंडल में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन आएगा उल्का पिंड संबंधी घटना किस मंडल में होता है, मध्य मंडल में। तो एक बार सुन लो, मध्य मंडल में कम ही बात लिखनी है। इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है, 50 से लेके 80, तो 30 किलोमीटर हो गया। सभी जगह समान है। ऊंचाई पर जाने से ताप घटता है। सबसे कम टेम्परेचर 80 किलोमीटर पर है, जिसको मेसोपास कहते हैं। और मेसोपास में तापमान क्या है, -100 डिग्री। और इसी मध्य मंडल में उल्का पिंड संबंधी घटनाएं घटित होती है। खत्म हो, क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। मध्य मंडल नीचे डैश के लिख दो। मध्य मंडल की मोटाई विषुवत रेखा और ध्रुव, विषुवत रेखा और ध्रुव सभी जगह समान होता है। विषुवत रेखा और ध्रुव सभी जगह समान होता है। सभी जगह समान होता है। ब्रैकेट में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। नीचे डैश तक लिख दीजिए। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। तापमान घटता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अस्सी किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे निम्न ताप -100 डिग्री सी होता है। अस्सी किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे निम्न ताप -100 डिग्री सी होता है, जिसे मेसोपास कहते हैं। जिसे मेसोपास कहते हैं। जिसे मेसोपास कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा डैश देके लिख दीजिए। उल्का पिंड संबंधित घटना मध्य मंडल में होता है। उल्का पिंड संबंधित घटना मध्य मंडल में होता है। चलिए बोलिए, मध्य मंडल के बाद अगला नंबर कौन है, आयन मंडल। नीचे हेडिंग दे दे, आयन मंडल, आयनोस्फेयर।
आयनोस्फेयर, मध्यमंडल आयनोस्फेयर। चलिए खूब ध्यान दे, सुनोगे अब ध्यान से। पहले हम लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए ठीक से। आयन मंडल के बारे में हम लोग को समझना है कि आयन मंडल बहुत दूरी तक है, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। तो आयन मंडल बहुत ज्यादा हो। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इतने अधिक मोटाई में टेम्परेचर इसमें बढ़ता है और ज्यादा तापमान होने से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन गैस या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं, और इसीलिए इसमें जो भी गैस हैं वो आयन की स्थिति में होते हैं, आयनीकृत होते हैं, और आयनीकृत गैस के होने के कारण इसको आयन मंडल कहते हैं। मतलब इसमें टेम्परेचर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, तो हाइड्रोजन लॉस किया तो H प्लस हो गया, मान लो ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीजन माइनस हो गया। तो यहाँ जो गैस, वो सारे गैस प्लस माइनस के फॉर्म में है, जिसको आयन कहते। इसीलिए इसका नाम बोलो क्या है, आयन मंडल। और गैस के आयनीकृत होने से ये गैस अपने में टकरा करके भी चिंगारी देते रहते हैं। कैसे बिजली चमकता है, प्लस माइनस वहां भी हवा के घर्षण से, तो उसी प्रकार से यहाँ ये अपने में भी चिंगारी देते रहते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा है। ऐसी चिंगारी को हम लोग ध्रुव पर से देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ ध्रुवीय ज्योति की घटना आपको दिखाई देती है। ध्रुव से प्रकाश दिखाई देता है आसमान में, ध्रुवीय ज्योति, आयन मंडल। देखो दोनों अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछेगा उल्का पिंड वाली घटना मध्य मंडल में है, ध्रुवीय ज्योति आयन मंडल में है। अब आयन मंडल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 80 से 640 के बीच DEF 3 परत सोचते हैं। ये एक लेयर है जिसमें गैस कम आयनीकृत है, थोड़ा ज्यादा है और ज्यादा है। और ये लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से कोई भी रेडियो तरंग अगर हम छोड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जस्ट लाइक ये समझो छाता का काम करता है, रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडियो सुनने के लिए हम लोग ऊपर कोई सैटेलाइट नहीं लगाते। रेडियो सुनने के लिए केवल रेडियो स्टेशन में सेट कर दिए सिग्नल, और बस रेडियो मिर्ची से विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलीज की। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग 3 वैरायटी का होगा। अगर यहां से रिलीज हम FM कर रहे हैं तो D लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर यहां से MW कर रहे हैं तो E लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर यहां से SW कर रहे हैं तो F लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रेडियो के लिए ऊपर कुछ नहीं करना है, यही आयन मंडल ही जस्ट लाइक समझो सैटेलाइट जैसा काम करता है। ये जो तुम FM देख रहे हो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते। MW माने मीडियम वेव है और SW माने शॉर्ट वेव है, लघु तरंग है, ये थोड़ा ज्यादा दूर तक जाता है। तो शॉर्ट वेव किससे टकराता है, F लेयर से, मीडियम वेव E लेयर से, और FM D लेयर से, और इसी के टक्कर से हम लोग नीचे आराम से सुन पाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो तरंग किस मंडल से परावर्तित होता है? तो दिमाग में सेट रखना है, रेडियो तरंग किससे परावर्तित है, आयन मंडल से। हम लोग रेडियो जो भी सुनते हैं आयन मंडल के रिफ्लेक्स होके तब सुनते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका ज्यादा आवृत्ति दे दिया जाए तो वह DEF लेयर पार कर जाता है, तो बाह्य मंडल से भेजने के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ती। यानी हम लोग जितने मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल में वीडियो कॉल बात करते हैं, तो वीडियो कॉल जब बात करोगे तो उसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, उसमें साउंड भी है, पिक्चर भी है, तो वह आयन मंडल से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो और ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे भेजने के लिए हम लोग को एक सैटेलाइट बैठाना पड़ेगा। इसीलिए टीवी के लिए, मोबाइल के लिए सैटेलाइट बैठाते, रेडियो के लिए सैटेलाइट नहीं बैठाते। क्वेश्चन आएगा सैटेलाइट कहां बैठाते, बाह्य मंडल में। रेडियो तरंग कहां से सुनते हैं,
आयन मंडल से। मोबाइल कहां से चलता है? बाह्य मंडल से। मोबाइल भी तुम्हारा चल रहा है बाह्य मंडल से चल रहा है। ऊपर हर मोबाइल के लिए सैटेलाइट छोड़ा हुआ, सैटेलाइट थ्रू हमारा वो सिग्नल वापस आता है। रेडियो के लिए सैटेलाइट नहीं चाहिए, आयन मंडल के DEF लेयर से ही हम लोग सुन लेते हैं। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बाह्य मंडल में सभी हल्के गैस पाए जाते हैं। जितने भी हल्के गैस हैं वो सभी कहाँ होंगे? बाह्य मंडल में होंगे। तो अब ये देखो, हम लोग आयन और बाह्य दोनों अभी लिखेंगे। क्या दोनों क्लियर है सबका? नोट करिए जल्दी से। और तब हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे वायु दाब पेटी, उसका आज बेसिक देंगे, अगले दिन थोड़ा उसका डिटेल चलेगा। तो नीचे लिख दीजिए आयन मंडल, नीचे डैश तक लिखो आयन मंडल की ऊंचाई आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। अस्सी किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिखो इस मंडल में गैस आयन की स्थिति में होते हैं। इस मंडल में गैस आयन की स्थिति में होते हैं। आयन की स्थिति में होते हैं। नीचे डैश देके लिखिए आयनीकृत गैसों के टक्कर से आयनीकृत गैसों के टक्कर से आयनीकृत गैसों के टक्कर से यहां प्रकाश उत्पन्न होता है। यहां प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ध्रुव से देखा जा सकता है। जिसे ध्रुव से देखा जा सकता है। ध्रुव से देखा जा सकता है। ऐसे प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ऐसे प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा के लिख दीजिए आयन मंडल से रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं। रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं। नीचे डैश देखिए आयन मंडल में डी परत, डी लेयर, डी परत, कॉमा ई परत और एफ परत होते हैं। डी परत, ई परत और एफ परत होते हैं। एफ परत होते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर।
एक्सोस्फीयर। नीचे डैश तक लिख दीजिए 640 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर से ऊपर गैस का घनत्व बहुत कम है। गैस का घनत्व बहुत कम है, इसे बाह्य मंडल कहते हैं। गैस का घनत्व बहुत कम है, इसे बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल कहते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए बाह्य मंडल बाह्य मंडल में केवल हल्के गैस उपस्थित हैं। बाह्य मंडल में केवल हल्के गैस उपस्थित है। केवल हल्के गैस उपस्थित है। नीचे डैश तक लिख दो डबल स्टार लगा के। बाह्य मंडल में उपग्रह को स्थापित किया जाता है। बाह्य मंडल में उपग्रह को स्थापित किया जाता है। उपग्रह को स्थापित किया जाता है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए जितने भी वायु के विभिन्न मंडल हैं, आपके सारे मंडल कंप्लीट हो गए। अब यहां से हम लोगों का फेज चेंज करेगा। इसी में सीखना है वायु दाब पेटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, केवल उसका बेसिक चलेगा। एक क्लास पूरे लगेगा तब वायु दाब पेटी समझ जाओगे। तो नीचे अभी हेडिंग दे दो वायु दाब पेटी, और आप इसका बेसिक आज समझोगे। वायु दाब पेटी, ये पेटी और बक्सा है ना। तो ये हवाओं का पेटी है। जैसे तुम्हारे घर में मम्मी का पेटी और पापा का पेटी है ना, तो ये हवाओं का पेटी है, वायु दाब पेटी। चलो सुनो, अब ये वायु दाब पेटी क्या है ये तो आप आराम से समझोगे। पहले हमें कुछ बेसिक चाहिए जिसको सुनना है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायु के चलने के, हवाओं के चलने के दो कारण। एक कारण को हम लोग कहते हैं तापीय कारण, और एक को कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखो, हवाओं के चलने का दो कारण है। तुम कई बार सोचते होगे कि हवाएं क्यों चलती। तो एक कारण है टेम्परेचर हर जगह पृथ्वी पर समान नहीं, टेम्परेचर अलग अलग है, और टेम्परेचर चेंज होने से हवाओं का प्रेशर अलग अलग है, और इसके कारण हवाएं चलती। दूसरा, पृथ्वी स्थिर है कि घूम रही, और उसमें हवा आके टकराएगा। तो उसी तरह की बात है, जैसे एक थाली को नचाते रहो और ऊपर से वो सिक्का फेंको, तो सिक्का वहीं रहेगा कि फेंका जाएगा। वो थाली नाच रहा है, वो सिक्का फेंके थाली पर, तो थाली पर रहेगा कि फेंका जाएगा। वैसे पृथ्वी घूम रही है और हवा आके रखाया, पृथ्वी फेंक दिया कस। नहीं बात समझा जी। तो दो कारणों से घूम रही है। एक का कारण क्या है ताप, और दूसरा का कारण घूर्णन। तो नीचे डैश देके लिख दो हवाओं के प्रवाहित होने के दो कारण हैं। हवाओं के प्रवाहित होने के दो कारण हैं। हवाओं के प्रवाहित होने के दो कारण हैं। दो कारण है। पहला नंबर लिख दीजिए तापीय कारण। तापीय कारण, और दूसरा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तापीय कारण, दूसरा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए नीचे हेडिंग दे दो तापीय कारण। नीचे हेडिंग दे दीजिए तापीय कारण।
चलो सुनो अब ठीक से, कलम रखो। तापीय कारण पे खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, जो लड़के ध्यान दे दोगे क्लियर। पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जब हम 23.5 डिग्री चलते हैं तो इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और जब इसके नीचे 23.5 नीचे चलते हैं तो इसको मकर रेखा कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री से झुकी हुई है, इसीलिए सूर्य की स्थिति सिर्फ कर्क से मकर इतना ही दूर चेंज करता है, कभी भी पृथ्वी इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं जाती। बात समझो, ये सूर्य कभी भी ऊपर नहीं जाती, सूर्य कभी भी नीचे नहीं जाती। सूर्य का जो टेम्परेचर है इन तीनों के बीच ही मेन चलते रहता है। हाँ, अब क्या सूर्य स्थिर है कि गतिशील है? स्थिर है। तो सूर्य कैसे चेंज होगी? पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण। बात समझो, पृथ्वी सीधा नहीं है, अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री से झुकी हुई, और इसी कारण से इस सूर्य का लोकेशन चेंज होता है। ये वैसे ही है जैसे तुम्हारे साइकिल में ब्रेक स्थिर है और चक्का टाल है, चक्के टेढ़ा होल है, टाल है, तो तुम देखोगे कि कभी चक्का ब्रेक के पास आ जाएगा और कभी ब्रेक से दूर भाग जाएगा, कभी सटियो जाएगा, कभी भाग जाएगा। तो इसको वैसे ही समझना है कि ब्रेक जैसा सूर्य स्थिर और पृथ्वी के चक्का टाल है, तो कभी सट गया कभी भाग गया, तो ये पोजीशन चेंजिंग होता है। अभी चक्का टाल समझ में आया तुमको ना? अब डेट बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। ऊपर जो देख रहे हो 21, ध्यान से समझोगे, डेट सभी बच्चे को एकदम क्लियर चाहिए। आपको कभी भी हम कहें डेट तो कहना सर समझ गए, 21, 22, 23, बड़ा बेजोड़ है। 21 नीचे 22 फिर 23, और 3 महीना चलना है। जून 3 महीना मारो, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना मारो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर सूर्य ऊपर गया तो 21, और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर यहां अप्रैल, मई, जून एंट्री मारते। अब ये बात तुमको कई बार बताया है, मॉनसून में भी समझाए, और आपको ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम देख रहे हो ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। ये अगर हम चले यहां और यहां तो जब सूर्य यहां तो गर्मी, जब सूर्य यहां तो ठंडा, लेकिन विषुवत के पास तो हमेशा है। अगर हम 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे चले तो ये वर्ष भर यहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ किसी के यहाँ बड़का बक्सा नहीं, ई लाइन पर जितना देश है हर देश में बड़ा बक्सा रखा हो, और ई लाइन में भी जो जितना देश है सब देश में बड़ा बक्सा है। कारण सूर्य यहाँ आया तो रजाई स्वेटर बड़ा बक्सा में डाल दी, सूर्य यहाँ गया तो निकाल के पहन लिया, बक्सा खाली है। बात समझो, बड़ा बक्सा क्यों है? हम लोग के यहाँ सूर्य यहाँ जाता है तो ठंड का मौसम है, रजाई निकालते हैं, फिर स्वेटर निकालते हैं, मफलर निकालते हैं। अब सूर्य ऊपर की ओर चल दिया है, मौसम देखो चेंज हो गया। दिसंबर के बाद सूर्य ऊपर चल दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च एकदम यहाँ है, भारत में पहुंच रहा है। अप्रैल, मई, जून आते आते एकदम करकरा देगा। बात समझ रहा है ना? तो जैसे ही करकरा दिया मिजाज सही हो गया, और तब फिर उसके बाद नीचे जाएगा। तो जब यहाँ चला आया तो यहाँ के लोग रजाई निकालेंगे, यहाँ वाला जो देश है ना वो रजाई निकाल लेगा, क्यों? सूर्य ऊपर चला गया। फिर यहाँ जाएगा तो इन लोग रजाई रख देगा, हम लोग निकाल लेंगे। और बीच वाला को सालों गर्मी है, और इसके ऊपर सालों ठंडा है, और इसके नीचे सालों ठंडा। इन लोग बेचारा है, इन लोग के यहाँ भी बड़ा बक्सा नहीं है, सालों ठंडा है, रजाई ओढ़ के ही सोना है। मकान ऐसा बनाना है कि डबल दीवार रहे, बीच में आग जला सके, धुआं ऊपर निकल सके, क्योंकि सूर्य जब यहां से यहां जाएगा तो इन लोग एकदम ठंडा जाएगा, ठंडी हवाएं चलेगी। 3-4 सूटर भी पहनेगा तब भी लगेगा कि थरथरा रहे हैं। ये ठंडा यहाँ है, टुंड्रा प्रदेश इधर है, ध्रुव उधर है, सारे ठंडे क्षेत्र। और अब आप समझ गए होंगे 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे इतनी गर्मी पड़ती है कि आदमी के बाल तक पिघल के घूम रहेला है।
बालों घुंघरेला। तुमको अगर चाहिए कि घुंघरेला बाल तो ब्यूटी पार्लर में जाने का जरूरत नहीं है, यहीं पर तुम चल जाओ, रहो 2-3 साल, बस धूपा में एकदम करकरा के सब टेढ़ा हो जाएगा। बात समझ ली? तो गर्मी समझ रहा कैसा है? इतनी गर्मी है कि चेहरा एकदम ब्लैक है, यहाँ के आदमी एकदम ब्लैक है, ऊपर एकदम व्हाइट है ठंडा के कारण, नीचे एकदम व्हाइट है, और ये जो बीच में 10 से 23 बचा ब्लैक एंड व्हाइट। बात समझो, इंडिया में कोई आदमी काला है? कोई नहीं। यहाँ सांवला है, यहाँ काला नहीं है रे मुर्खा। काला देखना है तो ई बीच में जाके देखो। हाँ, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, केन्या है, जिम्बाब्वे है, ये सब जगह जाके देखो तो किसको काला कहते हैं समझ में आएगा। इंडिया में कितनों काला रहेगा तभी लोग कहेगा कि मुंह पर पानी है। यहाँ काला नहीं बोलता, यहाँ काला भी है तो कहेगा कि मुंह पर पानी है। यहाँ मुंह पर पानी नीमक कुछ नहीं रहता। तो अब ये बताओ, क्या पृथ्वी पर सब जगह ऊष्मा समान है कि अलग अलग? अलग अलग। इसीलिए अब होता क्या है, इस बेल्ट में सालों गर्मी है। इस जलवायु को विश्वतीय जलवायु कहते, चूंकि विश्वत रेखा, विश्वतीय जलवायु बहुत खतरनाक जलवायु है पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो हवाएं हैं वो गर्म होके उठती है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्म, तो गर्म होके उठेगी, और गर्म होके उठ गई तो बाकी हवाएं इसको भरने चलेगी। नीचे से ऊपर से भरने चल दिया कि चलो भरने, चलो भरने, ये उठ के चलो ऊपर, और ये उठता है तो इतना गर्म है कि 16 किलोमीटर तक चल जाता है ऊपर। और 16 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद तब ऊपर तेजी से चलता है कि अरे उतरना है, क्यों वहां कम गया है। फिर उधर वाला कहा कि हम लोग को भी उतरना है, तो 16 किलोमीटर ऊपर जाके उतरने के लिए दोनों तरफ से जो चलती है हवाएं, उसी को क्षोभ सीमा कहते, और उस हवा को जेट धारा कहते। जेट धारा याद आ रहा है तुमको? तो धीरे धीरे अब टावर धरेगा कि जेट धारा कैसे चला। यहाँ गर्म हुआ तो गर्म होकर के उठा तो चल गया क्षोभ मंडल के एकदम ऊपर। ऊपर जाने के बाद उतरना है, तो उतरना है तो तेजी से चलेगा तब ना उतरेगा। तो दोनों तरफ चला, इधर से इधर और उधर से उधर, दोनों तरफ से चल रहा है, और यही तेज हवाओं को जेट धारा का। और ये जेट धारा हम लोग देखेंगे कहाँ उतरेगा, कैसे आएगा, फिर यहाँ कैसे भरेगा। तो ये कारण हो गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं चली कि ताप के कारण? ताप के कारण चली, क्योंकि टेम्परेचर देखो, अब सूर्य जहां सामने होगा, मान लो इस सूर्य और इस सूर्य दो स्थान बनाए, एक इतना बड़ा एरिया यहाँ पे, एक इतना बड़ा एरिया यहाँ पे। अब होगा क्या, सूर्य की किरण निकली तो देखो, हम यहाँ सूर्य की किरण निकाले तो चारों किरण इसके सिद्ध में गया तो यहाँ गर्म खूब कर दी। इसके लिए क्या हुआ, ये चारों जब गया तो भाग गया, और केवल दू इस पर पड़ा, दू भाग गया। क्यों? तिरछा होने के कारण। तो अब बताओ, ज्यादा गर्मी ए पर पड़ेगा कि बी पर? इसीलिए इस विश्वतीय क्षेत्र में गर्मी ज्यादा है। विश्वतीय जलवायु एक और बड़ा बेजोड़ चीज तुम देखोगे, जिस लोगों का यहाँ घर है तो हम लोग जैसा बरसात के मौसम उसके यहाँ नहीं, डेली पानी पड़ता है। विश्वतीय जलवायु में डेली है, प्रतिदिन फिक्स्ड है, टाइम भी फिक्स्ड है कि 2:30 बजते बजते 1 घंटा के लिए पानी पड़ेगा, एकदम टाइम भी फिक्स्ड। हम लोग के यहाँ एकदम कैसे फिक्स्ड है कि सावन भादो पानी पड़ेगा, वहां सावन भादो नहीं, वहां इतना गर्म होगा कि पानी उड़ के ऊपर, 2:30-3 बजते बजते इतना पानी गया कि फिर नीचे। बात समझ लो। तो खूब गर्मी, डेली पानी। इससे क्या लगता है, पेड़ पौधा छोटा होगा कि बड़ा? खूब गर्मी और फिर पानी, तब पेड़ पौधा बड़ा। इसीलिए जितना लंबा लंबा पेड़ पौधा है सब यही विश्वतीय क्षेत्र में होगा। विश्वतीय जलवायु में सबसे ज्यादा ऊपर पेड़ पौधा यहाँ चले। दूसरा, हाँ, मरुस्थल यहाँ नहीं होगा, 10 के बाद मरुस्थल होगा।
यहां भी 10 के बाद मरुस्थल होगा, 0 डिग्री पर मरुस्थल नहीं होता है, वहां डेली पानी पड़ता है, उसकी जलवायु डेली वर्षा का है। 10 के बाद में चलोगे तो मरुस्थलीय स्टेप फिर आना शुरू होगा। अब यहां पर जो तुम आप देख रहे हो, यहां डेली पानी पड़ा, तो बताओ जंगल कैसा होगा? घना। घास छोटा होगा कि बड़ा? बड़ा। इतना बड़ा घास कि उसको झाड़ी कहेंगे, कोई काम का नहीं। हम लोग के यहाँ कैसे कूस है, तई है, तो वो सब गाय भैंस चरता है, सूंघ के छोड़ देता है। तो वो सब जो घास तुम देखोगे तो उसको उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास कोई काम का नहीं, वो खाली समझो कि जंगल और झाड़ी है, कोई काम का नहीं। हाँ, शीत कटिबंधीय ओस गिरे से जो घास है वो भैंस गाय खूब चरे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास तुम देखोगे कि यूजफुल होगा, जो आगे सुनोगे। तो अभी तो हम लोग देख लिए कि इसमें घना जंगल, नीचे से घास बड़ा, तो इस सब जलवायु सांप के रहने के लिए बड़ा अनुकूल। इसलिए वर्ल्ड का जितना बड़ा सांप है, एनाकोंडा या बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, वो सब यहीं रहता है। विश्वतीय पर तुमको जैसी नाम सब सुना है एनाकोंडा, पूछेगा एनाकोंडा रहता कहाँ है, तो सोचेगा पता न कहाँ रहता हो। तो समझना है उतना बड़ा बड़ा जो सांप है वो सब यहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ डेली पानी है, तो पानी का जल क्षेत्र भी अधिक है। तो ये देखो, इन सभी जलवायु में अभी हमको सिर्फ एक चीज समझाना है कि जब तुमको हम विषुवत रेखा के पास ले जाए तो कहना खूब गर्मी आई, गर्मी होने से हवा ऊपर, और इसीलिए बाकी हवाएं भरने गया तो हवाएं चलने का एक कारण ताप जनित। तो ताप जनित कारण में पहला एक क्वेश्चन लिखो, फिर इस स्टेप को लिखा है, तब घूर्णन का कारण। आज दोनों रीजन केवल तुमको समझना है। तो नीचे लिख दीजिए ताप जनित कारण। क्वेश्चन लिखो, हवाएं चलती है, एक क्वेश्चन है, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है। नीचे चॉइस ए, निम्न ताप से उच्च ताप, निम्न ताप से उच्च ताप, निम्न ताप से उच्च ताप। चॉइस बी, उच्च ताप से निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप। सी, सी दोनों ओर, और डी किसी और नहीं। हवाएं चलती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कि निम्न ताप से उच्च ताप? दोनों ओर। कितने बच्चे को लग रहा है उच्च ताप से निम्न ताप? वेरी गुड। कितने को लग रहा है निम्न से उच्च? ऐसा भी कोई है? निम्न से उच्च। और कितने को लग रहा है दोनों ओर? वाह, भारी गधा है, हाई लेवल का ही सब। अरे नालायक, उच्च ताप निम्न ताप, खूब बढ़िया से सुनेगा। ये सब अगर गवाएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब भूगोल चूंकि जस्ट लाइक साइंस चलता है, इसमें पूरे बुद्धि लगाएगा, बात समझेगा, याद हो जाएगा। खाली लिखा देंगे, कोई दूर दूर तक चांस नहीं कि तुमको कुछ होना है। इसमें समझ लोगे तो सब क्लास में ही याद तुम्हारा। पहले बोलो, अभी हम लोग क्या समझाए? टेम्परेचर हाई हुआ तो हवाएं उठ गई, हवाएं उठ गई तो यहाँ प्रेशर कैसा हुआ? लो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे निम्न दाब होगा। बात समझना, हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, और अगर लो टेम्परेचर तो यहाँ हाई प्रेशर, उच्च दाब। ये हाई प्रेशर है, और दिमाग में बैठा लेना है बढ़िया से, एकदम सबका लक्षण ठीक होना चाहिए कि जब भी हवाएं चलती है तो ये फिक्स्ड है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। अब देखो क्वेश्चन है, हवाएं चलती है तो उच्च दाब से निम्न दाब। गधे दाब दिए हैं कि ताप? ताप, तो निम्न ताप से उच्च ताप। बड़ा उल्टा है रे नालायक। ध्यान दीजिए, अभी समझाए थे रे मूर्खवान, ये हवा तो ऊपर चल गया। तो हवा जो आया निम्न ताप से उच्च ताप भरने आया, इसीलिए हवाएं चलती है निम्न ताप से उच्च ताप। दाब पूछता तो जल्दी बोलो, उच्च दाब से निम्न दाब। अरे
भीड़ चलती है कब? जब टेम्परेचर हाई है। वहां से लो, गांव में दो आदमी का टेम्परेचर हाई हो गया, गांव में दो आदमी का टेम्परेचर हाई है, फैटा फैटी, तब बाकी आदमी दौड़ रहे सीन देखने के लिए दौड़ जाए, तो बाकी आदमी चला लो टेम्परेचर वाला किधर, हाई टेम्परेचर का सीन देख। तुम्ही लोग देखता नहीं है रोड पर दो जहां लड़े लगा तो तुम्हें तुरंत घेर लेता, घेरो रे का हुआ। तो ये जो कंडीशन जो तुम देख रहा ना, अब वो लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, भीड़ भी वैसी बढ़ते जा रही है, तो ओकरे चक्रवात कहते। नहीं समझा रहे? वही साइक्लोन। तो साइक्लोन जो तुम देखोगे ना, सेम वही साइक्लोन तुम आगे पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल समझाएंगे। तो अभी सारे बच्चे को क्लियर हो गया कि हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब। अगर तुमको टेम्परेचर देगा तो निम्न ताप से उच्च ताप। जल्दी इसमें टिक मारो और इसको जल्दी से नोट कर लो नीचे, जल्दी से नोट कीजिए। लिखा गया? बाकी आप खुद समझ गए। पृथ्वी पर सबसे हाई टेम्परेचर कहां पे होगा? विषुवत रेखा के पास, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, ज्यादा समय तक रहती है। देख रहे हो विषुवत रेखा पर दो दो टाइम सूर्य भेंट हो रहा, यहाँ लंबवत चमक रही, तो ये गर्मी सबसे ज्यादा होती है। तो नीचे डैश देके एक लाइन और लिख दीजिए, विषुवत रेखा। अब उतना फिगर का जरूरत नहीं है, सीधे लिखा दी, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमकती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, जिसके कारण विषुवत रेखा के क्षेत्र में, विषुवत रेखा के क्षेत्र में ताप सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में ताप सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में ताप सबसे अधिक होता है। सारे बच्चे हमको सोच के बताओ, टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो प्रेशर लो, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र लो प्रेशर का बेल्ट है कि हाई प्रेशर? जल्दी बोलो। अरे नालायक, ये सब एकदम बुद्धि ठीक ठाक रखो। अगर हम विषुवत रेखा के क्षेत्र बनाए यहाँ, तो ये लो प्रेशर बेल्ट है कि हाई प्रेशर? कस के बोल, लो प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर ना हाई है, और टेम्परेचर हाई होगा तो ये लो प्रेशर बेल्ट है। बताओ ध्रुव पर गर्मी होता है कि ठंडा? ठंडा। अगर ठंडा है तो टेम्परेचर लो है, तो बोलो प्रेशर हाई है, तो ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट। अब तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि प्रेशर यही है पेटी, निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, तो धीरे धीरे पेटी चलेगा। और तब कैसे पेटी से पेटी हवाएं चलेगी, यही सीखना। कैसे तुम्हारे पेटी से मेरे पेटी में आ गए, तो ये जो नियम सिस्टम देख रहे हो ना, वही सिस्टम को वायुदाब पेटी कहते। तो अब आपको यही बात अभी सीखना है कि अब जब यहाँ लिखेंगे तो ये लो प्रेशर पेटी है, ये हाई प्रेशर पेटी है। कारण क्यों है, ये तो बात क्लियर है सबका। अब ये हवाएं उठ रही है, तो बताओ कितना किलोमीटर जा रही? 16। और कौन हवा में बदल रही है? जेट धारा। तो जेट धारा उतरती कहाँ है, ये स्टेप को केवल अब सीखना। तो खैर वो तो हम लोग को एक स्टेप बहुत बढ़िया आपने सीखा। यह कारण हो गया, बोलो कौन सा कारण? ताप जनित कारण। नीचे हेडिंग दे दो, घूर्णन जनित कारण। बहुत बात इंपॉर्टेंट हम लोग हेडिंग देंगे, घूर्णन जनित कारण। और घूर्णन जनित कारण को समझ लेंगे आज, बस इतने आज समझना है, तब वायुदाब पेटी अगले दिन समझाएंगे तो आनंद आएगा। घूर्णन जनित
कारण, घूर्णन जनित कारण। चलिए सुनेंगे अब ठीक से। सभी का ध्यान कंप्लीट बोर्ड पर आए और बातों को खूब बढ़िया से समझिए। पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं पर एक बल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और हवा में कुछ द्रव्यमान है कि नहीं है। अगर बताओ कोई चीज घूम रही है, झुलुआ घूम रहा है और तुम जाके अचानक सट जाओ तो टांग के फेंक देगा, फेंक देगा ना जी। वो घूम रहा है, तुम अचानक चल जाओगे तो उठा के फेंक देगा। हवाओं में भी भार है, पृथ्वी घूम रही है और ये इस पर आके टकराता है तो पृथ्वी भी इसको फेंक देती है। और इस बल को एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम है कोरियोलिसिस। कोरियोलिसिस, और इसीलिए इस बल को कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं पर जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहते हैं? कोरियोलिसिस बल। और कोरियोलिसिस ने बताया कि कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत हमेशा पालन होता है। कोणीय संवेग का संरक्षण क्या है? mvr हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इसने कहा कि देखिए हवाओं का मास तो फिक्स्ड है, नहीं बदलता, लेकिन ये बताइए कि अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएं पृथ्वी की त्रिज्याएं वही है कि बदल रही? बदल रही। ऊपर जाने से त्रिज्या कम रहा है और त्रिज्या कमेगा तो वेग बढ़ेगा। क्यों? कोणीय संवेग संरक्षित होता है। और इसीलिए जैसे ही ऊपर जाएं या नीचे आए तो हवाओं का जो पथ है वो सीधा नहीं होता। क्यों नहीं सीधा होता है? त्रिज्या बदलने के कारण वेग बदलता है और इसीलिए उसका पथ में डेविएशन होता है। भेजेंगे ऐसे ये ऑटोमेटिक ऐसे चलेगा, भेजे हैं ऐसे ये ऑटोमेटिक यहां से जो भेजे तो ये ऐसे चलेगा। अब इस चलने का कारण कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? कोरियोलिसिस। अब कोरियोलिसिस फिजिक्स से इसको खूब बढ़िया से समझा दिया, लेकिन अब कई वैज्ञानिक ऐसे रहे जिनको साइंस कम समझ में आता था। अब वो लोग कहे कि कोई लड़का आर्ट्स से होगा, कोई लड़का कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं जानेगा तो ये हवा चलाएगा कैसे? तो एक वैज्ञानिक आए, वो कहे कि देखो हमारा एक नाम है फेरल और बस मेरा फेरल का नियम ध्यान दो और कहे कि कोई कोणीय संवेग उम्वेग संरचना बंद कर दो। समझ लो कि बस मेरा ही नियम है। क्या? तो विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव है, अगर इसमें हवा चलाओगे तो देख लो इनमें नाक सटा के दाहिना हाथ किधर है तो इधर, तो दाईं ओर मुड़ जाती है। और अगर तुम दक्षिणी गोलार्ध में चलाओगे तो देख लो बायां हाथ किधर है, इधर नाक सटा के सोचो इधर, तो बाईं ओर मुड़ जाती है। और इसने कहा कि नियम खत्म, ये सब के टेंशन नहीं। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है। इस नियम को फेरल का नियम कहते हैं। क्यों मुड़ती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण मुड़ती है। उसमें क्यों है? तो ये कहता है टेंशन काहेला इतना क्यों ले रहा है, मुड़ती है बस समझ। बोलो रे, बात समझ में आ रहा है? कोरियोलिसिस कहता है क्यों मुड़ती है, जो हम समझाते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मुड़ती है, त्रिज्या बदलने के कारण मुड़ती है। फेरल कहता है कि यार टेंशन मत, उत्तरी गोलार्ध माने ऊपर तो दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध तो नीचे बाईं ओर। और यही हमको देखना है, जिन बच्चों को हवा चलाने आ गया वो लोग इस बात को समझ पाए। अब बोलो, यहां उच्च दाब की पेटी है कि निम्न दाब? बोल कसके, निम्न दाब। तो यहाँ हवा यहां से ऊपर जाएगी कि यहां भरने आएगी? गधे यहां से तो उठ के ऊपर चल गया, ऊपर वाला हवा इसको भरने आएगी। तो बोलो ऊपर वाला हवा भरने आएगी तो इसको दाईं ओर मोड़े कि बाईं ओर? दाईं ओर। कितने लोगों को दाईं ओर लग रहा है? थोड़ा दाईं ओर किसी को लग रहा है? नहीं। कितने को बाईं ओर लगा? हाय रे गधावन, ये उत्तरी गोलार्ध, अरे गधावा इससे ऊपर उत्तरी है कि दक्षिणी? उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती है। गजब गधा है तुम लोग रे। नीचे आ रहा ऊपर जा रहा सा नहीं मतलब,
इससे ऊपरे है तो उत्तरी गोलार्ध है, दाईं और मुड़े, चाहे आए चाहे जाए। बोलो ये इधर आ रही है तो दाईं ओर किधर है? इधर। तो इसीलिए हवाएं ऐसे ऐसे चलेगी, सीधे नहीं चलाना। अब बताओ इस हवा को भरने ला रहे हैं, बोलो ये उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध? दाईं ओर की बाईं ओर? बाईं ओर। तो ये हवा ऐसे आएगा बाईं ओर, इसका बाईं ओर ऐसे चलाना है। ये देखो हवाओं के चलाने का तरीका सीखना। कोई लड़का सोचता है कि फैशन में टेढ़ा टेढ़ा करके चला रहे, ये फैशन में नहीं है रे। तुमको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध रहेगा तो दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध रहेगा तो बाईं ओर। अभी हम देख लें, अभी फिगर समझना है, इसको जान के बड़ा किए, ध्यान दो। ऐसे हवाएं चल रही, बोलो ये दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर। कैसे समझा? उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाईं ओर। तो दाईं ओर, नाक सटाओ, दाहिना हाथ किधर है? इधर। तो ये सभी हवाएं ऐसे चलने लगे। बोलो रे, चलाने आ गया? बोलो ऊपर ध्रुव से ऐसे ला रहे हैं, बोलो दाईं ओर की बाईं ओर? दाईं ओर। दाईं ओर। कितना के दाईं लग रहा है रे? दाईं। अब बाईं कितने को लग रहा है? अगर मारेंगे तो सही में बाईं हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध ना है रे, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। नीचे दिया, गोड़ ऊपरे कर, मुड़ी नीचे कर और नाक सटा के चेक कर, दाया किधर? दाया किधर है रे? टांग के फिर सही में सटा देंगे हम, समझ लो। कल्पना कर कि पैर ऊपरे नाक में, तो दाया किधर है? इधर। तो इसीलिए हवाएं ऐसे चलेगी। अब बोलो रे, चलाने आ गया सबको? तुम यहाँ ऊपर आओ। हाँ रे, चलो ये हवा को पहले लो कलम। ये हम चलाए हैं लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, इसको तुम अपने जोड़ो कि ऐसे जाएगा कि वैसे जाएगा। पहले ही बताओ, दाईं ओर मुड़ेगे कि बाईं ओर? बाईं ओर। कैसे जाना? दक्षिणी गोलार्ध। वेरी गुड। तो मोड़ो, बाएं हाथ तरफ मोड़ दिए, 3 गो लाइन चलाओ ऐसे। वेरी गुड। बैठ जाओ, तब एकदम समझ गया, बैठ जाइए। अब ये लोग ये लेसन समझ जाएगा। अब ये बताओ, ये उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी? दक्षिणी। दक्षिणी गोलार्ध में हवा दाईं ओर की बाईं ओर? बाईं ओर। जब हम ऐसे भेजे तो बायां हाथ किधर है? इधर। तो पकड़ के उधर मोड़ दी। बोलो अगर ऐसे चलाना है, दाईं ओर की बाईं ओर? बाईं ओर। क्या होगा रे? बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध ना है, इन्हें की दाईं कर देना, तो बाईं ओर। अब नीचे दिया नाक, ऊपरे दिया पैर करके सोच कि बायां हाथ किधर? इधर। तो बैठ के ऐसे चला दे। अब बताओ रे, ये दाईं बाईं चलाने आ गया, और जब ऐसे चलाएंगे तो कहेंगे किसका नियम है? हेरल का नियम। कहना और डिटेल समझना है तो कोरियोलिसिस बल, और कोरियोलिसिस डिटेल समझना है तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। त्रिज्या बदलने के कारण ऐसा पथ बदल। बोलो रे, लाइन क्लियर है सबका? अब इस कारण को हम लोग कहते हैं कि यह कैसा कारण है? घूर्णन जनित कारण है। ये हमारा घूर्णन का रीजन हो गया। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे अस्तार लगा के डैश देके लिख दीजिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं पर कोरियोलिसिस बल कार्य करता है। लिखा हुआ, कोरियोलिसिस बल कार्य करता है। कोरियोलिसिस बल कार्य करता है, जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हवाओं का पथ बदलता है।
कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हवाओं का पथ बदलता है। हवाओं का पथ बदलता है, पथ बदलता है। चलिए नीचे स्टार लगा के लिख दो फेरल का नियम। हम लोग को मेन फेरल को ही समझना है। फेरल का नियम, फेरल और कोरियोलिसिस के नियम में क्या अंतर? फेरल कोरियोलिसिस ने जिन बातों को साइंस की भाषा में समझाया, फेरल कहा कि उतना टेंशन नहीं लो, बस ऐसे मुड़ता है काम खत्म। वही बात को आसानी से फेरल ने समझाया। बोलो फेरल का नियम क्लियर है ना सबका? लिख दीजिए फेरल का नियम डैश देके। फेरल के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में फेरल के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। चलो जल्दी से, पृथ्वी के ठीक बीच में एक लाइन दे दो। ये आपका ऊपर रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध। और सारे बच्चे को इस लाइन के बाद अपने से लाइन चलाना है। देखें कितने बच्चे सही कर रहे हो। हमें हवाएं ऐसे लाना है और हवाएं ऐसे लाना है। दोनों हवा को बढ़िया से चलाओ। इस दोनों हवा को यहां से यहां तक आप बढ़िया से चला के हमको दिखाओ। 5-6 हवाओं को चला के दिखाना कि कैसे जाएगा। नहीं बनाया जी? बना दिया? वेरी गुड। ये बताओ, ये उत्तरी गोलार्ध है तो हवाएं किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। इधर में दाया उस साइड है कि इस साइड? इस साइड है तो हवाएं दाईं ओर मुड़ेगी। मुड़ा था ऐसे। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ेगी तो बस बाईं ओर मोड़ दी। अब बताओ जी, हवा चलाने आ गया है सबको? यहां पर एक चला के दिखाओ। ये हवा ऐसे है और यह हवा ऐसे है। इस बीच की हवा को ऐसे ही बना के दिखाओ। बना दिए साहब? अब सारे बच्चे समझ गए होंगे कि यह उत्तरी गोलार्ध है। हवाएं किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। तो नीचे आ रहा है तो दाईं ओर किधर हो? जल्दी बोलो। इधर। ऐसे चला दे। बोलो ये बाईं ओर तो ऐसे चला दे। चलाए थे साहब?
चलिए, बस हमको आज इतने सिखाना था। अब इस पर डिटेल वायु दाब पेटी कल चलेगा। अभी सब्जेक्ट चेंज करो, फिजिक्स की ओर आ जाओ। अब ओरिजिनल पढ़ाई का आनंद आ रहा है ना? बड़ा तुम लोग बीच में था कि एकदम। हाँ हाँ, बस तो यही। खत्म नहीं कैसे होगा रे? खत्म तो होना ही है।